This conference will now be recorded. Good morning, friends, ladies and gentlemen. नमस्कार। 10 मिनट लेट करने के लिए आपसे माफी मांगते हैं बिकॉज कुछ पेरेंट्स ज्वाइन कर रहे थे, कुछ स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे थे, तो उनकी तरफ से एक रिक्वेस्ट था कि थोड़ा सा वेट कर लिया जाए, तो इसलिए जो है 10 मिनट लेट वेबिनार को स्टार्ट कर रहे हैं। आप सबका स्वागत है इस वेबिनार में। थैंक यू सो मच कि इस वक्त एक जो डिफिकल्ट टाइम में हम लोग गुजर रहे हैं उसमें आप लोग इसमें ज्वाइन कर पाए। कोरोना का, कोविड का ये जो वक्त चल रहा है, ये एक ऐसा वक्त चल रहा है जिसमें हम लोग एक इनविजिबल वार जो चल रही है, इसको जिसको हम कहते हैं, जो एक्चुअल वार होती है उसमें बुलेट्स दिखाई देती हैं, टैंक दिखाई देते हैं, बम दिखाई देते हैं। यहाँ पे हमारा एनिमी है, वो एनिमी इनविजिबल है, दिखाई नहीं देता एनिमी। और अभी जो है पूरे वर्ल्ड में ऐसे साधन भी नहीं है कि इस एनिमी का मुकाबला किया जा सके। जो साधन है वो है इससे अपने आप को बचाने का। तो जो बताया जा रहा है कि घरों में रहें, लॉकडाउन जो है, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन, हाथों को बार बार धोना, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना, ये सारी चीजें जो हैं आज की तारीख में हमारी एक रिक्वायरमेंट हो गई। ये एक वे ऑफ लाइफ बनता जा रहा है और आने वाले टाइम के ऊपर शायद ये वे ऑफ लाइफ आने वाले कुछ महीनों के लिए तो रहेगा ही रहेगा। हमें अपने आप को इसके साथ ढाल के, अपने आप को बचा के, अपने आप को इसमें आगे लेके चलना है। जगह जगह पे लॉकडाउन रिलैक्सेशन की बात हो रही है कि लॉकडाउन को भी रिलैक्स कर दिया जाए, लॉकडाउन को कुछ कम किया जाए। ये सारी बातें हम लोग कर रहे हैं, मगर साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि लॉकडाउन जो है वो एक डिसीजन है जो एडमिनिस्ट्रेशन का, पॉलिटिक्स का, एक इकोनॉमी को सामने रखते हुए वो डिसीजन है। मगर जो प्रॉब्लम है, जो डिजीज है, जो वायरस है, वो अभी भी है। और अभी वो जो डिजीज या जो वायरस जो है वो खत्म नहीं हुआ है, वो कई जगह पे बढ़ भी रहा है, कई जगह पे कम भी हो रहा है, मगर कई जगह पे बढ़ भी रहा है। हम जो है लॉकडाउन तो स्लो डाउन हो गया, मगर जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम में कोई स्लो डाउन नहीं है। इसलिए ये वक्त ऐसा है कि जिसपे हमने और ज्यादा अपने आप को ध्यान से रखना। एस्ट्रॉन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, जिसके बिहाफ पे ये सेमिनार हम लोग कर रहे हैं, ये वेबिनार कर रहे हैं, एक तरह से अपनी एक हम्बल कंट्रीब्यूशन में साथ जुड़ा हुआ है हेल्थ केयर के साथ। एस्ट्रॉन हेल्थ हॉस्पिटल हेल्थ केयर कंसल्टेंट्स ऑर्गेनाइजेशन का ये हिस्सा है। और एस्ट्रॉन जो है वो पिछले ऑलमोस्ट 15 सालों से नए हॉस्पिटल, नए मेडिकल कॉलेज, नई पैरामेडिकल एजुकेशन, इस सब के साथ जुड़ी हुई है। एस्ट्रॉन इंस्टीट्यूट फॉरेन एडमिशंस, एमबीबीएस के लिए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की फैसिलिटेशन, इसके साथ साथ पैरामेडिकल एजुकेशन के साथ जुड़ा हुआ है। और कई इंस्टीट्यूशन में, अच्छे इंस्टीट्यूशन में आज एस्ट्रॉन के स्टूडेंट्स जो पास आउट हो चुके हैं वो अपनी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। आज के दौर में जिस वक्त
हेल्थ केयर सबसे ज्यादा है। आप हर वक्त सुनते हो कोरोना वॉरियर्स, कोरोना वॉरियर्स, कोरोना वॉरियर्स। कोरोना वॉरियर्स में जो सबसे आगे नंबर रहता है वो मेडिकल और हेल्थ केयर वर्कर्स का ही रहता है। इस कोरोना की लड़ाई में अगर कोई सबसे आगे कोई वर्कर काम कर रहे हैं तो हेल्थ केयर वर्कर ही काम कर रहे हैं। एक डॉक्टर होते हुए और साथ के साथ हॉस्पिटल चलाते हुए हम लोग वेंकटेश्वर हॉस्पिटल के चलाने में भी मदद करते हैं, वहां पे भी हमारा काम है और कई हॉस्पिटल के साथ जुड़े हुए हैं पूरे कंट्री में। तो आई कैन टेल यू कि इस वक्त सबसे ज्यादा चैलेंजिंग रोल जो है वो हेल्थ केयर वर्कर्स का है और सबसे इम्पोर्टेंट हेल्थ केयर वर्कर। आज के वेबिनार में मैं आपसे शेयर करूंगा कि ये पैरामेडिकल क्या है, कहाँ पे करते हैं, कैसे काम करते हैं और आगे हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज क्या है और क्यों हम इस कैरियर को चूज करें। जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि पैरामेडिकल जो है, हॉस्पिटल एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें सिर्फ डॉक्टर काम नहीं करता। डॉक्टर को काम करने के लिए, अच्छा काम करने के लिए, जब तक उसके साथ जो साथ में लोग जुड़े हुए हैं वो अगर अच्छे ना हो तो डॉक्टर अच्छा काम ही नहीं कर सकता। और हमारे यहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन है इंडिया में कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट तो बहुत है, मगर जितने हेल्थ केयर वर्कर उसके साथ तैयार होते हैं उनका नंबर बड़ा लिमिटेड रहता है। हम कई एरिया में देखते हैं, जैसे मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन का हम लोग देखते हैं, पूरे इंडिया में लाखों के हिसाब से लोग चाहिए और हजारों के हिसाब से भी पास आउट नहीं होते हर साल। इसी तरह लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, कार्डियक केयर टेक्नीशियन, डायलिसिस टेक्नीशियन, इमरजेंसी टेक्नीशियन, ये सारी अगर हम चीज़ों को देखें तो इतनी वेरिड रिक्वायरमेंट है हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक सेक्शन में। हम कई बार कहते हैं कि हम स्पेशलिस्ट को दिखाने जा रहे हैं, मगर हॉस्पिटल में आप देखिए तो स्पेशलिस्ट कौन है? एक डॉक्टर ही सिर्फ स्पेशलिस्ट नहीं है, क्योंकि जो लैब टेक्नीशियन का काम है वो लैब टेक्नीशियन ही कर सकता है। कोई और डिपार्टमेंट का बंदा या कोई और दूसरा आके टेक्नीशियन का काम नहीं कर सकता। लैब टेक्नीशियन का लैब में भी आगे पूरी की पूरी जो डिपार्टमेंट होते हैं, हिमेटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, इस तरह से ये सारे के सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। और जो जिस डिपार्टमेंट में स्पेशलाइज हो जाता है, जैसे जो ईसीजी टेक्नीशियन है वो ईसीजी का काम देता है, जो कैथ लैब में हेल्प कर रहा है वो कैथ कर रहा है, जो एक्सरे ले रहा है या सीटी स्कैन कर रहा है या एमआरआई कर रहा है वो उसका टेक्नीशियन है। जो हमारे उसमें काम कर रहा है, जाके मेडिकल रिकॉर्ड को देख रहा है, वो मेडिकल रिकॉर्ड का, जो डायलिसिस के पेशेंट को डायलिसिस करता है जाके, वो डायलिसिस का टेक्नीशियन है। तो प्रैक्टिकली जो पैरामेडिकल वर्कर है वो अपने फील्ड का एक स्पेशलिस्ट हो जाता है। और जैसे मैं बहुत बार कह रहा हूँ, पिछले 40 साल से ऊपर मैं हेल्थ केयर इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ हूँ। एक हेल्थ केयर वर्कर की जो एक हैसियत होती है, आप अपने जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया में आप देखें, कोई भी वर्कर जो हॉस्पिटल में काम कर रहा होता है उसको हमेशा एक अलग रिस्पेक्ट के साथ देखा जाता है कि ये हमारा बंदा है जी, ये हमारे गांव का लड़का है, ये हमारे मोहल्ले का लड़का है, ये हमारी रोड से लड़का है, ये तो जी मेदांता हॉस्पिटल में काम करता है जी, ये हमारा जो है ये वेंकटेश्वर में काम करता है जी, ये हमारा प्रेमस में काम करता है जी, ये यहाँ पे काम करता है हमारा। तो उसको जो है एक अलग, एक रिस्पेक्ट और एक अलग नजर से देखा जाता है। वैसे भी आप देखोगे कि कंट्री में या पूरे वर्ल्ड में सिचुएशन ऊपर नीचे होती जाए, इकोनॉमी, कभी कहते हैं जी इकोनॉमी अच्छी चल रही है, कभी इकोनॉमी ठीक नहीं चल रही है, ये इंडस्ट्री जो है अच्छी चल रही है, ये इंडस्ट्री अच्छी चल रही नहीं चल रही है, इस इंडस्ट्री में जॉब की दिक्कत आ गई, इस इंडस्ट्री में जॉब की दिक्कत आ गई। हेल्थ केयर एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें कभी भी जॉब्स जो हैं
कम नहीं होती, क्योंकि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसकी जरूरत हमेशा रहेगी, रहती रही है और आने वाले टाइम के ऊपर बढ़ रही है। इनफैक्ट एजुकेशन और हेल्थ केयर, हम कहते हैं कि ये दो ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो कभी जो है नीचे नहीं जाती, हमेशा ऊपर चलती है। और आज के जो एनवायरनमेंट है, अगर आप कोविड के एनवायरनमेंट पे देखें तो हेल्थ केयर वर्कर जो है वो सबसे ज्यादा डिमांड में है। बिकॉज जैसे जैसे हेल्थ केयर वर्कर एक्सपोज हो रहे हैं, जैसे जैसे हेल्थ केयर वर्कर्स की रिक्वायरमेंट आ रही है, जैसे जैसे नंबर ऑफ पेशेंट बढ़ रहे हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो हर जगह के ऊपर अल्टीमेटली हेल्थ केयर वर्कर की जरूरत है, क्योंकि कोई और काम नहीं कर सकता। इवन एक एम्बुलेंस अगर पेशेंट को लेके जाती है तो रास्ते में पेशेंट को कुछ ना हो तो वो ड्राइवर उसको काम को नहीं कर सकता, उसके लिए भी एक इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन चाहिए जो रास्ते में जो है जब तक पेशेंट हॉस्पिटल नहीं पहुंचता तब तक उसको लुक आफ्टर कर पाए। तो ये सारी चीजें जो है करते हुए हेल्थ केयर वर्कर की रिक्वायरमेंट जो है हमेशा एक अलग किस्म की रिक्वायरमेंट होती है और एक स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है। उसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम जॉब करते हैं, हेल्थ केयर में काम करते हुए जॉब के साथ साथ हम भला भी कर रहे हैं। मैं कई बार बोलता हूं कि हमने भगवान को कभी नहीं देखा, मगर जो हेल्थ केयर वर्कर उस वक्त आके किसी की पेन रिलीव करता है, किसी की लाइफ सेव करता है, किसी को डायग्नोसिस बनाने में मदद करता है, किसी के उपचार में उस वक्त मदद देता है जब उसको जो है उस उपचार की जरूरत होती है। तो भगवान खुद तो प्रकट नहीं होते कहीं पे भी, मगर पेशेंट के लिए उस हेल्थ केयर वर्कर के फॉर्म में जरूर एक प्रकट हो जाते हैं। और पेशेंट हॉस्पिटल में जो एडमिटेड है वो कौन होता है? वो किसी ना किसी का भाई बहन, किसी के फादर, किसी के मदर, किसी के ब्रदर, यही सब लोग होते हैं, किसी का बच्चा। और हमारे में से अगर हम थोड़ी देर के लिए दूसरी तरफ देखें अपने आप को कि हमें अगर हॉस्पिटल की तरफ होना पड़े तो हमारी उस वक्त क्या उम्मीद होती है कि जो सामने जो मेरे टेक्नीशियन आया, मेरे सामने जो नर्स आई, जो भी बंदा आया, वो जो है उस वक्त मेरे लिए बेस्ट पॉसिबल कर पाए। तो मैं इसको कहता हूं कि ये एक जॉब ऐसी है, इस जॉब में सिर्फ आप जॉब नहीं करते, इसमें साथ के साथ आपकी आत्मा भी इन्वॉल्व हो जाती है। जॉब विद ए सोल, हम ये कहते हैं कि हेल्थ केयर वर्कर की जो जॉब है दैट इज जॉब विद ए सोल। और जो भी इसमें पार्टिसिपेट करता है इस किस्म का एक यज्ञ में पार्टिसिपेट करता है। लाइफ लॉन्ग यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू सर्व पीपल, जहाँ पे आप लोगों को एक जॉब तो कर ही रहे हो, अर्न भी कर रहे हो, साथ के साथ सेवा भी कर रहे हो। तो अगर कैरियर में हमें अपना कैरियर बनाने की बात आती है तो कैरियर में एक ऐसा कैरियर है जिसमें आपके कई एडवांटेज हैं। एक तो सबसे पहले रिस्पेक्ट, कोई भी काम हम करते हैं उसमें हम रिस्पेक्ट को देखते हैं कि हमारी रिस्पेक्ट साथ में कैसे बने। रिस्पेक्ट के साथ साथ इनकम, इसीलिए हम काम करते हैं कि हम अर्न भी करें। और ये एक ऐसी इंडस्ट्री है, कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री होने की वजह से देयर इज ए रिस्पेक्टेबल इनकम व्हिच कम्स विद दिस। उसके साथ साथ अपॉर्चुनिटी टू सर्व एंड अपॉर्चुनिटी टू ग्रो, बिकॉज जैसे जैसे इंडस्ट्री बढ़ रही है वैसे वैसे जो है आगे बढ़ने के चांसेस बढ़ रहे हैं। यही टेक्नीशियन जो पहले एज ए टेक्नीशियन हम स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं, फिर टेक्नीशियन बनते हैं, टेक्नीशियन बनने के बाद जो है हम लोग सीनियर टेक्नीशियन से स्पेशलाइज टेक्नीशियन, टेक्नोलॉजिस्ट। अब धीरे धीरे हर चीज में बंदा स्पेशलाइज होता जाता है कि ये जो है एक्सरे टेक्नीशियन बन के करे कर गया था, अब जो एमआरआई का स्पेशलिस्ट हो गया, अब ये बंदा सीटी स्कैन में स्पेशलिस्ट हो गया, अब ये इन्वेसिव रेडियोलॉजी में स्पेशलिस्ट हो गया। सीटी स्कैन जो कार्डियक टेक्नीशियन करने ईसीजी से शुरू हुआ था, करते करते अब जो है जो कैथ लैब का स्पेशलिस्ट हो गया। तो ऐसे ऐसे ग्रोथ वक्त के साथ आती जाती हैं। जो जॉब 18-20 हज़ार से शुरू करते हैं, करते करते जो आगे 70-80 हज़ार रुपए तक जो है जॉब की बढ़ती जाती हैं। जैसे जैसे अपॉर्चुनिटीज आती जाती हैं आगे आगे बढ़ते जाते हैं। कहाँ पे हम लोग काम कर सकते हैं? हॉस्पिटल्स में, नर्सिंग होम्स में, लेबोरेटरीज में, एम्बुलेंस सर्विसेज में। अब जो है डिजास्टर मैनेजमेंट एक बहुत
इम्पॉर्टेंट उभर के आ रहा है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन पूरी निकल के आ रही है। उसमें फिर डायलिसिस सेंटर्स, एक्सरे क्लिनिक्स, एक्सरे सेंटर्स और इस तरह के बहुत जो है अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल रहती हैं। जैसे मैं आपको बता रहा था कि कई एरियाज में जैसे मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन है, अगर हम पूरे कंट्री की डिमांड को एस्टिमेट करें तो कुछ लाखों में जाती है। और आज के टाइम के ऊपर जब हर बंदा ये एक्सपेक्ट करता है कि मेरी जो ट्रीटमेंट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, मेरी ट्रीटमेंट में मेरे को सारी जो है वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए, तो मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन का रोल जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज हर एक चीज डॉक्यूमेंटेड चाहिए। इसी तरह ये सिचुएशन आ चुकी है कि तकरीबन लोगों की इंश्योरेंस होती है और इंश्योरेंस में भी जो सारे के सारे पेमेंट वगैरह सब जो डॉक्यूमेंट की बेस के ऊपर होती है, तो वहां पे भी मेडिकल रिकॉर्ड का रोल जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। इसी तरह इंडिया में किडनी डिजीज के पेशेंट बहुत बढ़ते जा रहे हैं। कोई भी डायलिसिस सेंटर ऐसा नहीं है जो 5-5 शिफ्ट में काम ना करे। सुबह 6 बजे लोग डायलिसिस सेंटर में काम करना शुरू करते हैं और रात को 2-2 बजे तक डायलिसिस सेंटर चलते रहते हैं। इसी तरह लेबोरेटरीज, अब कोरोना के टाइम के ऊपर जो कोरोना का टेस्ट कम से कम 6 घंटे का टेस्ट होता है और एक लेबोरेटरी जो 3-3 शिफ्ट में काम करती है, तब जाके टेस्टों के नंबर जो है पूरे हो पाते हैं। तो हर एक जगह पे डिमांड जो है वो आगे बढ़ रही है, हर एक जगह पे डिमांड जो है बहुत आगे अच्छे तरीके से चल रही है और उसके हिसाब से ये एक कोर्सेज ऐसे हैं जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी और सर्विस टू ह्यूमैनिटी विद गुड सैलरी, ये तीनों चीजें वो एक ही गो में मिलती है। एस्ट्रॉन इंस्टीट्यूट में हम लोग एक बड़े स्पेसिफिक वे से काम करते हैं ताकि जो आप लोगों को एक बार ज्वाइन करने के बाद 6 महीने का जो है वो क्लासरूम स्टडीज होती हैं, ताकि सारी जो चीज़ें क्लास में सिखानी चाहिए वो सिखाई जा सके। बेसिक साइंसेज, आपका डोमेन नॉलेज, आपका कंप्यूटर नॉलेज। और आज की तारीख में सारी मशीन जिनके ऊपर आप लोग काम करते हो अस्पतालों में जाके, वो कंप्यूटराइज होती है। तो जब तक आपका कंप्यूटर नॉलेज अच्छा नहीं होगा, आप मशीनों पे काम नहीं कर पाओगे। उसके बाद इंग्लिश स्पीकिंग, बिकॉज ये एक बहुत बड़ा आजकल कॉर्पोरेट हॉस्पिटल जो सबसे जहाँ पे जाके आपको अच्छी सैलरीज और अच्छी जॉब मिलती हैं, वहाँ पे जब तक आपका इंग्लिश की नॉलेज ठीक नहीं हो तब तक आप जो है अच्छे से काम नहीं कर पाओगे। तो एस्ट्रॉन इंस्टीट्यूट जो है 6 महीने आपको उस चीज में ग्रूम करने के ऊपर काम करती है। और स्पेसिफिकली जो एस्ट्रॉन इंस्टीट्यूट का एक स्पेशलाइज्ड सिस्टम है, 6 महीने के बाद आपको हॉस्पिटल में ही ड्यूटी पे लगा दिया जाता है, हॉस्पिटल में ट्रेनिंग के लिए लगाया जाता है, ताकि जो आपने काम आगे जहाँ पे करना है, जिन इंस्टीट्यूशन में करना है, वहाँ पे आप जाके अगले 6 महीने या 1.5 साल या जो भी, अगर आप 1 साल का कोर्स चूज करें तो अगले 6 महीने, अगर 2 साल वाला कोर्स चूज करें तो अगला 1.5 साल, या जो भी कोर्स है, अगर डायबिटिक एजुकेटर का कोर्स है तो आपने 3 महीने वहाँ पे हॉस्पिटल की अटैचमेंट, तो 3 महीने से लेके 1.5 साल तक हॉस्पिटल की अटैचमेंट होती है, जिसमें आप एक्चुअल पेशेंट्स और मशीन के ऊपर काम करना सीखें। और जो स्टूडेंट अच्छा काम कर पाते हैं उनको जिस हॉस्पिटल में आप ट्रेनिंग में जाते हैं वहीं पे जॉब्स मिल जाती है, तो हॉस्पिटल को भी अच्छे वर्कर चाहिए। मैं जैसा आपको बोल रहा था कि ये एक ऐसी सिचुएशन है इंडिया में जहाँ पे हॉस्पिटल और हेल्थ केयर इंडस्ट्री सबसे ज्यादा स्पीड पे आगे बढ़ रही है और बिना हेल्थ केयर वर्कर के हेल्थ केयर इंडस्ट्री काम नहीं कर सकती। कई हॉस्पिटल में मशीनें नहीं चल पाती या पूरा काम नहीं हो पाता क्योंकि हेल्थ केयर वर्कर्स अवेलेबल नहीं, या जितने चाहिए उतने अवेलेबल नहीं, शॉर्टेज रहती है। इसलिए हॉस्पिटल को भी होता है कि अगर कोई अच्छा काम करने वाला है तो हम उसको क्यों जाने दें। तो काफी जो परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो अच्छा काम कर रहे होते हैं, जो अपने टाइम के ऊपर अपने ट्रेनिंग के टाइम पे अच्छा काम करते हैं, उनको हॉस्पिटल के अंदर ही जॉब मिल जाती है और उसके बाद जो है वहाँ पे थोड़ी देर अपना काम करके
और जगह पे उनको अपॉर्चुनिटी आती रहती हैं और आगे जो है बढ़ते रहते हैं। तकरीबन जो है होता है कि लोग जो है 1-1 साल के बाद जो है उनको जो हायर सैलरी मिलनी शुरू हो जाती है तो वो छोड़ के दूसरी जगह पे जाना शुरू कर देते हैं। एस्ट्रॉन का एक ये भी एक है कि क्योंकि एस्ट्रॉन एज एन ऑर्गेनाइजेशन अब तक तकरीबन 65 हॉस्पिटल बना चुकी है, हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज, और तकरीबन 400 से 500 हॉस्पिटल के साथ जो है वो एसोसिएटेड रही है। इसलिए जॉब दिलवाते वक्त भी हम लोग जो है आपकी हेल्प कर सकते हैं। हर एक स्टूडेंट की कम से कम 2 इंटरव्यू हम लोग अपनी तरफ से कोशिश करते हैं ऑर्गेनाइज करवाने की। इंटरव्यू के लिए लोगों को पहले तैयारी करवाते हैं कि इंटरव्यू की तैयारी कैसे की जाती है, इंटरव्यू में कैसे अपीयर होना जाता है। ऑफ कोर्स आगे जो है परफॉर्मेंस बच्चे की अपनी होती है। जैसे मैंने कहा कि आप ट्रेनिंग के दौरान में बहुत अच्छा काम करो, तो जिस हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के साथ आपने काम किया है, वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आपको कभी जाने नहीं देगा। ये स्टूडेंट को तो मैंने नहीं जाने देना, ये बहुत अच्छा स्टूडेंट है। हाँ, अगर ट्रेनिंग के दौरान ही जो है हंगामा करने वाला स्टूडेंट होगा तो तब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कहेगा जी मैंने इसको नहीं लेना। मगर अभी तक हमारा जो एक्सपीरियंस बच्चों के साथ रहा है बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। आने के बाद हम नोटिस करते हैं कि 3 महीने के अंदर अंदर बच्चे की पर्सनैलिटी, बच्चे का जो एक एटीट्यूड है, एक एप्टीट्यूड है, तो सारी चीज़ें चेंज हो जाती। एक डिसिप्लिन एनवायरनमेंट में हमारी इंस्टीट्यूट क्योंकि एक आर्मी एनवायरनमेंट में काम करती है, तो उसके हिसाब से यूनिफॉर्म, एक ग्रूमिंग के साथ में कैसे बच्चे को ग्रूम होके आना है। तो इनफैक्ट 2 से 3 महीने में जो है बच्चा जब घर से निकलता है तो आसपास के लोग भी देखते हैं कि बच्चा जो है इसमें कितने चेंजेस आ गए। हम खुद देखते हैं कि जब बच्चे हमारे पास आए थे और जब उन्होंने आके धीरे धीरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ सीखना शुरू किया तो उनमें कितना चेंजेस आ जाते हैं। प्रेजेंटेशन देना, मॉडल्स के ऊपर प्रेजेंटेशन देना, इंग्लिश में बोलना, इंग्लिश में उसके कम्युनिकेट करना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये उनके अंदर काफ़ी हद तक धीरे 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 इंग्रेडिएंट हो जाती है। और 1 साल के अंदर अंदर हम ये रियलाइज करते हैं कि बच्चे की पर्सनैलिटी बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट होती है। वो अपने गांव से या अपने मोहल्ले से या अपनी गली से जहाँ से भी आ रहा होता है वो एक अलग ही उसमें जो है दिखना शुरू हो जाता है। और जैसे मैंने बोला कि वो हॉस्पिटल में अगर काम कर रहा होता है तो हॉस्पिटल में हमेशा एक जो भी बंदा किसी भी एरिया से हॉस्पिटल में काम कर रहा हो, आस पड़ोस में सब जगह के ऊपर उसकी एक अपनी एक रिस्पेक्ट होती है। देखो जी ये जो हमारा बंदा यहाँ पे काम कर रहा है या उस हॉस्पिटल में काम कर रहा है। तो ये थोड़ी सी जो इन्फॉर्मेशन हमने आपके साथ शेयर करनी थी। वाई पैरामेडिकल कैरियर, पैरामेडिकल में कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं, 18 अलग अलग किस्म के कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि सबसे कॉमन जो है मेडिकल रिकॉर्ड, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन, डायलिसिस टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन, कार्डियो केयर टेक्नीशियन, डायबिटीज एजुकेटर, इस तरह से बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिसको में से आप चूज कर सकते हैं। हमारी जो टीम है हमारी काउंसलर्स की वो आपके साथ इन टच रहेगी। जो इस कोर्स को आप चूज करते हैं, कितनी ड्यूरेशन का कोर्स शुरू करते हैं, किसके बारे में, कौन से कोर्स में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, आपको कितनी ड्यूरेशन का कोर्स करना चाहिए, आपकी जो सिचुएशन है उसको देखते हुए कौन सा कोर्स आपको सबसे ज्यादा सूट करेगा, ये सारी चीजें जो है ये आपको धीरे 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 हमारे काउंसलर सारे के सारे सिखाएंगे, आपको बताएंगे उसके बारे में। उसके अकॉर्डिंगली आप अपना जो कोर्स चाहिए तो चूज कर सकते हैं। मगर मैं आपको ये फिर से एक बात कहना चाहूंगा, आज की तारीख में हेल्थ केयर इंडस्ट्री एक उस लेवल पे है कि आप कोई भी कोर्स चूज करें, कोई भी स्ट्रीम में आप जाना चाहें, हर एक स्ट्रीम में डिमांड बहुत ज्यादा है। चाहे वो आप एक्सरे टेक्नीशियन की बात करो या लैब टेक्नीशियन की बात, और हर एक में अलग अलग, जैसे आप ज्वाइन करोगे एज ए बेसिक टेक्नीशियन, मगर जैसे जैसे आप बेसिक टेक्नीशियन से आगे बढ़ोगे तो आप अलग अलग डिसिप्लिन में स्पेशलाइज होते जाओगे। हर एक चीज अब जो है वो स्पेशलिटी बन चुकी है। और
सबसे ज़्यादा जो टेक्निकल जो काम है आजकल हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम्स में और डायग्नोस्टिक सेंटर्स में होता है। आपको ये देखना है कि जैसे आप एंटर करते हो, करने के थोड़ी देर बाद आप जो है जिस मशीनों पे काम कर रहे हो, उन मशीनों की कीमत करोड़ों में होती है। एक-एक मशीन जो है 1 करोड़ से लेके 30 करोड़ रुपए के बीच की एक मशीन होती है। और आपको जो है ऑर्गेनाइजेशन उसके ऊपर एंट्रस्ट करती है कि हम इसके ऊपर विश्वास करके इसको जो है करोड़ों की मशीन दे रहे हैं जिसके ऊपर ये काम करे। उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि जो आप काम करते हो, जो आप रिज़ल्ट देते हो, टेस्ट का रिज़ल्ट देते हो या काम करके देते हो, उसके ऊपर मरीज़ का इलाज डिपेंडेंट होता है। तो एक गलत रिपोर्ट, एक मरीज़ का पूरा गलत इलाज करा सकती है। तो एक बड़ी रिस्पॉन्सिबल पोज़ीशन होती है ये, बड़ी रिस्पॉन्सिबल और बड़ी ज़िम्मेवारी की पोज़ीशन होती है। आप जैसे मैंने बताया कि जो डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, उन डॉक्टर का राइट और लेफ्ट हैंड दोनों आप ही हैं। नॉट ओनली दैट, उन्होंने आगे जो इलाज करना है वो आपके ब्रेन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने एक सोच के क्या रिपोर्ट दी आगे, उसके ऊपर उन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया। तो जिस फील्ड में आप एंटर करने की सोच रहे हैं, बड़ा ज़िम्मेवारी का पोज़ीशन है, मगर ज़िम्मेवारी के साथ-साथ इसमें एक बहुत अच्छाई है कि आप एक अच्छे करियर में, एक रिस्पेक्टफुल करियर में, एक रिम्यूनरेटिव करियर में जहाँ पे आपके करियर में सैलरी और ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि एक आप जॉब कर रहे हो, जो आपके साथ-साथ जॉब के साथ-साथ आपकी आत्मा को भी इन्वॉल्व करती है। एक सेवा भी साथ-साथ एसोसिएटेड हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए मैं आपका स्वागत करता हूँ। आपको फिर से एक बार बधाई देता हूँ कि आपने जो है इस करियर के बारे में सोचने की शुरू की और हमेशा हम ये सोचते हैं कि जो हेल्थ केयर में हमारे साथ हमारा साझेदार बन रहा है, वो एक बहुत अच्छे और एक बड़े नए करियर में जॉइन कर रहा है और आप सबको मैं उसके लिए अपलॉड करता हूँ। थैंक यू सो मच टाइम निकालने के लिए और हमारे साथ बातचीत करने के लिए। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो अभी आपके इसमें स्क्रीन के ऊपर चैट बॉक्स ओपन हो जाएगा। आप उसमें जो है कोई भी क्वेश्चन अपना चैट में डाल सकते हैं और विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर दैट। एक क्वेश्चन आया है कि साइंस स्ट्रीम की साइड से कौन सा कोर्स बेस्ट होगा? कार्डियक केयर टेक्नीशियन, जो हार्ट के जो केसेस होते हैं उनकी बहुत अच्छी डिमांड है, बड़े अच्छे कोर्सेज हैं। डायलिसिस टेक्नीशियन, इनकी बहुत एक अच्छा कोर्स है। लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, ये अच्छे सर कोर्सेज मुझे हैं। तो ईएमटी टेक्नीशियन के लिए अप्लाई करना है। किसके लिए जी? किसके लिए अप्लाई करना है? ईएमटी के लिए। हाँ, तो ईएमटी के लिए कर सकते हैं आप, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। ईएमटी का जो है अभी आजकल के उसमें इमरजेंसी सर्विसेज और एम्बुलेंस सर्विसेज दोनों में जो है ईएमटी टेक्नीशियन की बहुत डिमांड है। तो आप बिल्कुल उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और उसके लिए ट्रेनिंग कर सकते हैं। एक क्वेश्चन था कि जो गवर्नमेंट जॉब और रेगुलर कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे जो कुछ कोर्सेज जो है वो आईएमए के रिकॉग्नाइज्ड कोर्सेज हैं, जो 2 साल के कोर्सेज हैं। आपको मैं एडवाइस करूंगा कि आप 2 साल का कोर्स करें जो गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करना चाहते हैं, बिकॉज आईएमए के कोर्सेज जो हैं वो गवर्नमेंट जॉब के लिए रिकॉग्नाइज्ड कोर्सेज देने जाते हैं।
ट्रेनिंग कैन बी डन इन एनी हॉस्पिटल, यस इफ इट मीट्स। कुछ हॉस्पिटल ऐसे हैं जिसको हमने अपने साथ डायरेक्ट एफिलिएट किया हुआ है, जैसे दिल्ली में वेंकटेश्वर हॉस्पिटल है, फोर्टिस गुड़गांव है, पारस गुड़गांव है, प्राइमस हॉस्पिटल दिल्ली है। इन सब के साथ हमारी जो है एफिलिएशंस हैं। मगर अगर आपके घर के पास कोई ऐसा हॉस्पिटल है जो हमारे क्राइटेरिया को मीट करता है, क्योंकि अगर हम एक्सरे टेक्नीशियन के लिए आपको ट्राई करना चाहते हैं तो उस हॉस्पिटल में एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई, ये सारी चीजें होनी चाहिए ताकि जब आप पास आउट करें तो आपका इन सब चीजों के ऊपर एक्सपोजर हो चुका हो। तो उस हिसाब से हमें जो है उसको प्लान करना बहुत जरूरी है। ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स, ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स जो है वो तकरीबन 1 साल से 2 साल का है। एक साल के कोर्सेज और 2 साल के कोर्सेज हैं। 2 साल के कोर्सेज जैसे हमने बताया आपको कि IIMA रिकॉग्नाइज्ड कोर्सेज हैं, और 1 साल के कोर्सेज में जो है हॉस्पिटल से जो एस्ट्रॉन इंस्टीट्यूट का डिप्लोमा है, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चूज कर सकते हैं आपको किस चीज की जरूरत है। एक क्वेश्चन आया है एलिजिबिलिटी के बारे में। एलिजिबिलिटी इज 10+2 विद साइंस और विदाउट साइंस। कुछ ऐसे डिसिप्लिन हैं जिनमें साइंस का होना बहुत जरूरी है, और कुछ ऐसे डिसिप्लिन हैं जिनमें साइंस का होना जरूरी नहीं है। 50% मार्क्स आपके होने चाहिए कोर्स ज्वाइन करने के लिए। प्लेसमेंट सपोर्ट के बारे में बात किया गया। तो प्लेसमेंट सपोर्ट जो है वो ऑब्वियसली मैंने अपने बोलते हुए बताया भी आपको कि हमारा जो है, हम हर एक स्टूडेंट को कम से कम 2 इंटरव्यूज के लिए तैयार करते हैं। हॉस्पिटल्स अक्रॉस द कंट्री उनके साथ हमारी एसोसिएशन है, सो इसलिए जो है हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है लोगों को प्लेस करने की। मगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट की परफॉर्मेंस। अगर स्टूडेंट हॉस्पिटल में जब ट्रेनिंग के दौरान ही अच्छा परफॉर्म करता है तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी हॉस्पिटल को जाने देना चाहता है। हर हॉस्पिटल को स्टाफ की इतनी जरूरत है कि ऑन एन प्रैक्टिकली हर वक्त ही हॉस्पिटल में इंटरव्यू चलती रहती है अच्छे स्टाफ के लिए। तो अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो कोई भी जो आपका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट या कोई भी जो आपको जाने नहीं देना चाहेगा। फी के बारे में एक क्वेश्चन है, तो उसमें मैं आपको ये एडवाइस करता हूँ कि आप हमारे काउंसलर से बात करें। वो आपका कोर्स आप कौन सा चूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको जो है कोर्स फी के बारे में बता दिया जाएगा। सर AMT क्वालिफिकेशन क्या है? EMT क्या आपने बताया? आपकी क्लियर नहीं आई आवाज। AMT के लिए एलिजिबिलिटी 10+2 मार्क्स 50% 50% मार्क्स। कोर्स के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, किसी वक्त भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सर मुझे सेशन हम लोग अप्लाई इसलिए शुरू, करना है। मैं फिलहाल मारुति में जॉब कर रहा हूँ अभी नर्सिंग में ही। हाँ, तो आप कौन सा कोर्स करना चाह रहे हैं? EMT का? मैं EMT करना चाहता हूँ सर, EMT इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन। ठीक है मनोज जी, अभी इस वेबिनार के बाद आपके साथ हमारे यहाँ से काउंसलर बात करेंगे, अभी आपसे डिस्कस कर लेंगे। अभी आधे घंटे के अंदर आपको फोन आ जाएगा। एक क्वेश्चन है कि मैं ऑनलाइन या ऑफलाइन वेयर कैन आई अप्लाई। आपके साथ अभी जो है हरीश कुमार जी का ये क्वेश्चन है, तो हरीश जी आपसे अभी जो है आज ही हमारे यहाँ काउंसलर कांटेक्ट करेंगे, और कांटेक्ट करके आपको एप्लीकेशन का सारा प्रोसेस समझा देंगे। और किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो बताइए।
IMA कोर्स का ड्यूरेशन का क्वेश्चन एक आया है। IMA का कोर्स जो है वो 2 साल का है और 2 साल का उसमें से 6 महीने का जैसे बताया कि क्लासरूम होता है और उसके बाद 1.5 साल जो है वो एक हॉस्पिटल के साथ एफिलिएशन, उसमें 1 साल के बाद 1.5 साल के बाद एग्जाम होता है। एग्जाम जो IMA कंडक्ट करती है और उसके बाद 6 महीने की इंटर्नशिप जो है वो कंपल्सरी इंटर्नशिप में फॉलो की जाती है। एक क्वेश्चन EMT का लेवल क्या है, लेवल क्या है? EMT जो है अभी बहुत एक अहम सिचुएशन आ चुकी है, बिकॉज सबसे ज्यादा जो रिक्वायरमेंट जो है वो हॉस्पिटल में और इमरजेंसी सर्विसेज में आनी शुरू हो गई है, बिकॉज हर एक स्टेट का जो है इमरजेंसी सर्विसेज का जो सिस्टम हो चुका है। तो इसके जो लेवल जो है, अगर हम नेशनल स्किल डेवलपमेंट के हिसाब से लेवल पे जाएं तो लेवल 3 और 4 के बीच में आते हैं। कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन आप अभी कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन ओपन है इस वक्त और रजिस्ट्रेशन को आप करके उसके अपनी सीट ब्लॉक कर सकते हैं। एक्चुअली हमारा बैच अभी शुरू होने जा रहा था, मगर ये लॉक इन की वजह से बैच इमीडिएटली शुरू नहीं हो पाया है, तो हम उसके लिए अभी ऑनलाइन क्लासेस का बंदोबस्त कर रहे हैं ताकि ऑनलाइन क्लासेस हो जाएं और जैसे ही हमारी जो लॉक इन ओपन होता है तो हम जो है ऑन साइट क्लासेस अपनी जो है शुरू कर पाएंगे। तो ये ऑनलाइन क्लासेस जो है उनके जो है ऑन साइट प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। एक क्वेश्चन है कि IMA का जो कोर्स होगा उसमें मार्कशीट जो है, हाँ बिल्कुल, उसमें जो मार्कशीट और जो पासिंग आउट सर्टिफिकेट है वो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से ही मिलेगा और उसकी जो एफिलिएशन है IMA के कोर्सेज की वो सारी की सारी जो है उसके ऊपर एप्लीकेबल है। नॉन मेडिकल के लिए कोर्स के बारे में पूछा गया है। नॉन मेडिकल कोर्सेज के लिए जैसे मैंने बताया कि मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन कोर्स जो है उसमें बहुत डिमांड है, डायलिसिस टेक्नीशियन कोर्सेज के लिए बहुत डिमांड है। सो ये कुछ कोर्सेज हैं जिनको आप लोग पिकअप कर सकते हैं। तो ये दोनों इन कोर्सेज में बहुत अच्छी डिमांड है और उसमें आप बाद में पिकअप कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चन है बताइए, नहीं तो फिर हम एक क्वेश्चन आया है एक्सरे कोर्स ऑनलाइन कर सकते हैं क्या? उसकी अपॉर्चुनिटी है जिसमें हम कर सकते हैं कि आप थ्योरी वाला पार्ट जो है वो आप ऑनलाइन करें, मगर जो प्रैक्टिकल पार्ट है वो तो हॉस्पिटल में ही करना पड़ेगा। तो उसमें कम से कम 3 महीने, जो 1 साल के ड्यूरेशन के कोर्स में से कम 3 महीने जो है हॉस्पिटल में करने पड़ेगा। तो अभी जो है अगर और कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम इसको सेशन को क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच, सबको जो है बहुत बहुत शुक्रिया इसमें आने के लिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू। बिकॉज वक्त है जो इस वक्त बड़ा केयरफुल रहने का वक्त है, तो इस वक्त अपने जो है पूरी ध्यान रखते हुए हर एक चीज जो गवर्नमेंट एडवाइस कर रही है, जो एडवाइस कर रहे हैं उसको आप फॉलो करें एंड डू वेल। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस।